ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र की कक्षा में। इसके क्षमा करें संस्कृत की कक्षा में इस पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने विसर्ग संधि के विषय में जाना और विसर्ग संधि में दो प्रकार सत्व संधि और उत्व संधि इनके विषय में हमने विस्तार पूर्वक आप लोगों को गृह कार्य दिया था। आप लोग कर है बहुत धन्यवाद आपका। दीदी जी ने बहुत अच्छा किया। बस एक छोटी सी गलती ये थी कि आपको विद्यकर्ता विद्यकर्ता कर्ता और रव्यम तो वहाँ कर्ता के बाद देखें तो वहाँ पे राहु है ना। स्प्रेप से हमको नहीं समझना है। आपको पदों को ही चेक करना है जो पहला पद बना रहा बाकी में उसका कुछ अर्थ है या नहीं। ठीक है जी। तो बाकी आपके पूरे सही थे, बहुत सुंदर। और इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, निरीक्षण करें तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ये दोनों में संधि है, संधि है गुरु और ब्रह्मा। तो वहां पे क्या हुआ है, गुरु विसर्ग का रा हो गया है ना। क्यों? वहां विसर्ग के पहले उकार है। गुरु विष्णु वहां पर भी है। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरु। तो गुरु साक्षात वहां एकदम सत्संधि है ना, क्योंकि ऊ के विसर्ग के बाद वहां पर शाह है तो विसर्ग से होता है। विसर्ग का विसर्ग भी रहता है तो गुरु साक्षात ऐसे बोल सकते हैं, नहीं तो गुरु साक्षात ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये तो कल पढ़ाया था आपको। ठीक है जी, कोई बात नहीं। और दीदी जी ने अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने जो है हमारी जो श्रीमद् भगवद गीता वहां के श्लोक लिए हैं। तो थोड़ा सा अगर सर्च करें तो मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है जी। ये इसको क्या हो गया भाई, वॉइस क्रैकिंग इज मी ओनली क्रैक हो रहा है। अच्छा, ये इसमें कुछ ये बता रहा है कि एडिशनल फाइल फॉर डिस्कॉर्ड, ये कुछ डाउनलोड कर रहा है। एक मैं बाहर जाकर आता हूँ। ये जी प्रणाम, फिर बताइएगा। अरे क्या समस्या है भाई, अभी ठीक है? चलिए, तो धन्यवाद बताने के लिए। मैं यहाँ के मैसेज नहीं देख पाया, क्षमा करें। हाँ, तो चलिए, तो ये आपकी छोटी छोटी समस्याएं थी। चलिए तो हम आरंभ करते हैं उत्तंदी। इसको मैंने रोक दिया था कल थोड़ी सी। इसमें कुछ अपवाद नियम है, कुछ विशेष नियम है। ठीक है, पहले सामान्य नियम को समझते हैं कि सामान्य नियम क्या है उत्तर संधि का, फिर विशिष्ट नियमों पे चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो अच्छा, ये तो मैंने कुछ और ही खोल लिया, तो क्षमा करें, ये वाला खोल रहा। तो हमारी है डबल टेबलिंग, हाँ ठीक है, चलिए समझिए। और क्लियर कहाँ से होता है, क्रिएट अ कॉपी। ठीक है, चलिए एक नया ही बना लेते हैं। थोड़ा समझना पड़ेगा, समय नहीं मिल पा रहा है अभी। चलिए तो हमारी जो अगली है वो उत्व संधि है। संधि का नाम है उत्व। जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पर ऊ हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने कल मुश्किल रोका था क्योंकि इसमें दो तीन संधियां होती हैं जी।
आवाज गड़बड़ है। अच्छा, डिस्प्ले नहीं हो रहा। अच्छा, तो इसको क्या समस्या है? रुकिए, इसमें कुछ डाउनलोड हो रहा है इसलिए समस्या कर रहा है। पर्सनल फाइल फाइल फॉर डिस्कॉर्ड, ये पता नहीं क्या है। अरे, ये मेरे को ही बाहर कर दिया इसने। चलिए, लगता है कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मैंने रिस्टार्ट किया है इसको भी, क्षमा करें। चलिए, अब हम आरंभ करते हैं पुनः। हो गया था इसमें। अभी स्क्रीन भी दिख रहा होगा, आशा करता हूँ ऐसी। ठीक, चलिए। तो हमारी जो आज की संधि है वो है उत्व संधि। अरे, इसका लिखने वाला कहाँ गया? ये रहा। अच्छा, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं इसको जरा सेट कर लूँ। हाँ, ये तो ठीक है। इसका वो कहाँ गया मिटाने वाला? ये है, ये भी ठीक। चलिए, तो हमारी जो आज की संधि है वो है उत्व संधि। उत्व संधि को मैंने कल जानबूझकर रोक दिया था, कारण था कि थोड़ी सी कठिन है, इस कारण से। चलिए, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत जरूरी संधि है। तो हमारी संधि है उत्व संधि। संधि का नाम है उत्व संधि। ठीक है। तो जैसा कि स्पष्ट है, यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है, इसलिए इसको उत्व संधि कहते हैं। ठीक है। इसका सामान्य, इसके दो तीन विशिष्ट नियम में है, दो तीन सामान्य नियम है। पहले दो तीन नहीं, क्षमा करें, एक सामान्य नियम है, एक दो विशिष्ट नियम है। पहले इसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए, तो इसका जो सामान्य नियम है वो क्या कहता है? अगर आप ध्यान से देखें, मैंने सत्व संधि में तो हमने सीखा है कि भाई, यदि विसर्ग के उपरांत यानी बाद में अगर खर प्रत्याहार हो तो वहां विसर्ग को सा हो जाता है। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती कि विसर्ग के पहले कौन सा वर्ण है, परंतु जब हमने रुत्व संधि पढ़ी यानी विसर्ग को हमने रा बनाया, तो हम ये देखते हैं कि विसर्ग के पूर्व में कौन सा वर्ण है। अगर वो अकार से यानी ह्रस्व आ से भिन्न है तो हम क्या कर देते हैं? वहां पर विसर्ग को रा कर देते हैं। और बाद में भी हमको देखना है कि भाई खर प्रत्याहार ना हो। ठीक है, क्योंकि खर प्रत्याहार होगा तो सत्व हो जाएगा। तो यानी कि जब हम रुत्व संधि कर रहे थे तो वहां हम देख रहे थे कि क्या होना चाहिए? विसर्ग के पहले अकार से भिन्न स्वर होना चाहिए, और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर य, र, ला, वा और हा, ये इतने वर्ण होने चाहिए। ठीक है जी। अब आते हैं उत्व संधि। तो उत्व संधि में क्या है? बड़ा जो हमने छोड़ दिया था, तो वही उत्व संधि। हमने छोड़ा क्या था? हमने छोड़ा था ह्रस्व आ। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर विसर्ग के पूर्व, विसर्ग के पहले, उदाहरण से समझते हैं, जैसे देवः। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ विसर्ग के पूर्व में कौन सा वर्ण है? अकार है। ठीक है, अकार है। तो विसर्ग के पूर्व में अगर अकार हो, अकार भी कैसा? ह्रस्व आकार हो। दीर्घ आकार का उदाहरण किसी ने कल प्रश्न भी किया था, संभवतः कुलदीप जी थे, कि गुरुजी दीर्घ आकार में भी ऐसा होगा। तो अभी इसका ऐसा कोई उदाहरण देखने को मुझे नहीं मिला है, अगर मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। वैसे दीर्घ आकार में भी होना चाहिए जहां तक मेरा है, लेकिन मैं इसको बिना पूछे नहीं बताऊंगा, एक बार मैं किसी से चर्चा करूंगा तभी बताऊंगा। तो अगर ह्रस्व आकार है तो ह्रस्व आकार कहाँ? विसर्ग के पूर्व में है। उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, विसर्ग के उपरांत यानी बाद वाले पद में भी क्या होना चाहिए? ह्रस्व आकार होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण है अर्च्यः, अर्च्य। देखिए, ध्यान से समझिएगा, विसर्ग का तो यानी ऊ कब होगा? जब विसर्ग के, मैं दूसरा कलर लेता हूं, विसर्ग के पूर्व में ह्रस्व आकार हो। जैसे कि हम देख रहे हैं देव का आ यहाँ पर है, और विसर्ग के उपरांत यानी बाद वाले पद में भी ह्रस्व आकार हो। दोनों ही स्थितियों में क्या होगा? विसर्ग का ऊ हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर विसर्ग के पहले आ के जगह पे ई होता, और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा या रा, ला, वा, हा इत्यादि वर्ण होते, तो क्या हो जाता? विसर्ग को रा हो जाता। उसी प्रकार से विसर्ग के पहले अगर कोई सा भी अन्य स्वर होता या आ ही होता, ह्रस्व आ ही होता, परंतु बाद में यहाँ पर
वर्ग का, किसी वर्ग का पहला, किसी वर्ग का दूसरा, किसी वर्ग का, क्षमा करें, सा, शा, शा और शा, इन तीन में से कोई अगर वर्ण होता तो क्या हो जाता, सत्व हो जाता। परंतु ये सब नहीं होने पर कौन सी संधि होती है, उत्तु संधि होती है। यानी इसमें हमको उत्तु संधि में ध्यान रखना है कि विसर्ग के पूर्व क्या है, ह्रस्व आ होना चाहिए, और विसर्ग के बाद भी क्या होना चाहिए, ह्रस्व आ होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये जो विसर्ग है इसको ही ऊ हो जाता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है वो आपको संधि समाप्त करने के बाद समझाऊंगा, क्योंकि अगर अभी समझाऊंगा तो वो दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी, इसलिए इसको अभी आप सिंपल तरीके से समझें। ठीक है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। ठीक है जी, अब हमारे पास स्थिति क्या बन रही है, ध्यान से समझिएगा। स्थिति बन रही है हमारे पास दे व प्लस ऊ और प्लस अर्च। ठीक है जी, अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहाँ दो संधियां होंगी। ठीक है, अभी यहाँ पर प्लस ये। अब आपसे मेरा प्रश्न है कि यहाँ देखें देव जो पद है, इस पद में क्या है, आ है, और यहाँ आ के उपरांत क्या है जी, ऊ है। तो अब बताइए कौन सी संधि होगी यहाँ पर, अगर आ के बाद ऊ हो तो कौन सी संधि होती है, कोई बताएगा मुझे। ये संधि तो होगी ना, क्योंकि दोनों की संहिता है। भाई विसर्ग का हमने ऊ तो बना लिया, लेकिन अब देव का आ हो गया और ऊ हो गया, तब कौन सी संधि होगी, कोई स्मरण कराए। आवाज आ रही कि नहीं, आ जा रही है। तो होमवर्क में कोई लिख रहा है, नहीं लिख रहा। इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, हाँ चल रहा चल रहा। जी बताइए कौन सी संधि होगी, औ बन जाएगा। ओके जी, बहुत बढ़िया। और कोई, वृद्धि, बहुत सुंदर। और कोई उत्तर देना चाहे, या फिर मैं आपको एक स्मरण कराता हूँ। ठीक है, आपको मैं आपका दूसरा होमवर्क, पुराना होमवर्क जी। हाँ क्या बात है, पर प्लस उपकार क्या होता है ये, इसलिए मैं कहता हूँ कि उदाहरण याद रखिए। पर प्लस उपकार, पर में क्या है, अंत में अकार है, और यहाँ पर क्या है, उकार है, यही तो होता है। तो आ के बाद अगर उ हो तो क्या होता है, दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, गुण होता है। वृद्धि कब होती है, कि आ के बाद में अगर क्या हो, ए ऐ ओ औ हो, तब औ होता है। ठीक है, इसलिए कहता हूँ उदाहरण याद रखिए, क्या होता है, ओ हो जाता है। तो वही तो यहाँ पर होगा, है ना। चाहिए, मैं मिटा क्यों रहा था, मुझे नहीं पता। चलिए, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी तो हुआ कि देव के बाद यहाँ पर ऊ है, तो आ और ऊ को मिलाएंगे तो दोनों के स्थान पर होगा। ध्यान रखिएगा, गुण कहाँ होता है, गुण जो है इन दोनों के स्थान पर होगा, आ और ऊ के स्थान पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा दे और व। आ तो हमने ले लिया, और आ ऊ के स्थान पे हम क्या कर देंगे, ओ, और यहाँ पर क्या है, अर्चहा, है ना। यहाँ मैं विसर्ग लगाना भूल गया, क्षमा करें। अर्चहा, ये अर्च धातु से बनता है, अर्चहा। ठीक है, लोट लकार में। ठीक है, अर्चहा, अरे भाई, ठीक है। अच्छा, नाम भूल गया जी, कोई बात नहीं। तो अच्छा, अब अब यहाँ पर इसको हम पूर्ण पद बना लेते हैं। अभी समझिएगा ध्यान से ना, क्योंकि इसमें तीन संधियां होती हैं, तो एक विसर्ग तो है ही। अब देव, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे का रहेगा दे, वा को मिला देंगे किसमें, ओ में, तो क्या हो जाएगा, देवो। ठीक है जी, एक सेकंड को छोटा कर लें, थोड़ा बड़ा हो गया मेरे हिसाब से, तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अर्च्यः। ठीक है जी, हाँ। अब बताइए जरा, अब यहाँ पर देवो है और यहाँ पर अर्चा है, कौन सी संधि होगी अब, बताइए जरा। हिंट दे देता हूँ, स्वर संधि ही होगी कोई। कौन सी स्वर संधि होगी ये बताना है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर एक संधि और होगी अभी। हाँ जी, तो बताना चाहेगा, जो बताएगा उसको 5 रुपए वाली चॉकलेट चॉकलेट में दूंगा, चॉकलेट, हाँ, पुरस्कार के रूप में। ठीक है, यूपीआई कर दूंगा। ए, ना, अच्छे से सोचिए, विचार करिए। यहाँ पर ओ है और बाद में आ है, कौन सी संधि है, स्वर संधि है। वो तो मैंने हिंट क्या दिया आपको, वो तो आपको नहीं देख रहे हैं कि ओ भी स्वर है और बाद में आ भी स्वर है। ऐसी स्थिति में क्या होगा,
अयादि, हाँ ठीक है, बहुत सही ट्रैक में जा रहे हैं। ठीक है, अब आपसे प्रश्न सुनील जी, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। संधि कौन सी? अयादि, बहुत सुंदर। लेकिन अयादि संधि किस में होती है, पद में होती है या अपद में होती है, जरा बताइए। जैसे उदाहरण है भो प्लस अनम, तो यहाँ भो ना भो ही पद था, अपद है। हाँ, तो पद में कौन सी संधि होती है बताइए। यानी अयादि संधि अगर अपद में है तो पद में क्या होता है? याद है किसी को? पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि होती है? पूर्व रूप। इसलिए कहते हैं कि जो पढ़ा है उसको याद रखिए, है ना। अब उस आपको शुरुआत में मैंने क्या बोला था कि संस्कृत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आपने पहले पढ़ा है वो बाद में काम पड़ता है। ठीक है जी। तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? पूर्व रूप संधि। और पूर्व रूप संधि में क्या होता है? पूर्व रूप क्यों होगी? क्योंकि ये पद है। अगर आप देखो ये जो देवाह जो बना है, देवो जो बना है वो कहाँ से बना है? देवाह से ही तो बना है। और देवाह कहाँ बनेगा? जैसे रामः, तो रामः क्या है? पद है। वैसे ही देवाह क्या है? पद है। देखो, हमको मूल को पकड़ना है। तो देवाह से हमने देवो कैसे बनाया? पहले हमने विसर्ग को ऊ किया, क्योंकि बाद में भी ह्रस्व आ है और पहले भी ह्रस्व आ है, और ऊ होने के कारण जो देव का आ था उनमें गुण हो गया, इसलिए क्या बन गया? देवो। अब देवो क्या है? ये पद है, और ये बाद का भी पद है। तो जब पद होता है, यानी बाद का तो देखने नहीं है हमको, अगर पहला वर्ण ही पद है तो पद में कौन सी संधि होती है? पुरूप संधि होती है। और पुरूप संधि में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, जो पद है वो वही रहता है। देवो का रहेगा देवो, और जो आकार है बाद वाले पद का, इसके स्थान पर क्या हो जाता है? अवग्रह हो जाता है। तो शब्द क्या बनेगा? आ के स्थान पे कर दिया अवग्रह, बन गया देवोर्चः। क्या बन जाएगा? देवोर्चः। अब आपको समझ में आया कि वो अवग्रह कहाँ से आता है इसमें? देवोर्चः। ठीक है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा समझ में? तो तीन संज्ञा होती है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब एक उदाहरण समझ गए तो अब आपको बाकी उदाहरण समझने में आसानी होगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको, आपको आपका एक टेस्ट था छोटा सा, ठीक है, तो मतलब आपको संधि अभी दोबारा देखनी है। चलिए, अब आपको एक दूसरा उदाहरण देखता हूँ, ये आप बहुत बार देखते होंगे। उदाहरण है कहा प्लस अपी। ठीक है जी, कहा प्लस अपी। वही स्थिति है, विसर्ग के पूर्व ह्रस्व आ होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल है। विसर्ग के बाद भी ह्रस्व आ होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल है। तो क्या होगा? जो विसर्ग है उसको, क्षमा करें, विसर्ग को ऊ हो जाएगा, तो विसर्ग को कर दिया ऊ। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? का, ऊ और अपी। अब यहाँ पर अब गुण संधि ने कहा हेलो नॉक नॉक, अभी मैं हूँ, तो का में आ है और बाद में ऊ है। तो आ के बाद अगर ऊ हो तो क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। तो आ और ऊ के स्थान पर तो आ भी चला गया और ऊ जाके मिल गया, दोनों ने क्या बना लिया? ओ, इसलिए का कैसा बचेगा? आधा। और अपी का रहेगा अपी। ठीक है जी। अब क्या करेंगे? इनको मिला देंगे, तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी? का और ओ मिलकर हो जाएगा को, और हो जाएगा अपी। हाँ, अब आ गई पूर्व संधि। उसने कहा कि मैं भी लगूंगी। क्यों? क्योंकि भैया ये पद है, और पद के बाद में पदांत ओ अथवा ऐ, है ना, ओ ही था ना उसमें, पदांत ओ अथवा ए के बाद, ध्यान रखिएगा, पदांत ए अथवा ओ के बाद अगर स्वर है, कौन सा? आकार है, तो वहां पर उसके स्थान पर अवग्रह हो जाता है और पूर्व रूप हो जाता है। तो को का रहेगा को, पूर्व रूप मतलब जैसा पहले का है, बस इसको समझने के लिए आ के स्थान पर कर देंगे अवग्रह, और पी का पी हो जाएगा कोपी, है ना, कोपी। आया समझ में? इस प्रकार से आपका ये बन गया कोपी, है ना। चलिए, अब आपको मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, आप लोग करके बताएंगे ना। हाँ, चलिए, नहीं नहीं, थोड़ा सा जल्दी लिख दिया मैंने, क्षमा करें। हाँ, पहले विसर्ग लगाना था। सहा प्लस अयम, सहा प्लस अयम, जरा बना के बताइए क्या बनेगा। अब आप लोग बना लेंगे मुझे लगता है। हाँ, अवग्रह कहाँ से लगाएंगे? संस्कृत कीबोर्ड में। तो उसको संस्कृत वाले को, अगर आप वो कौन सा होता है, कॉम्पैक्ट कीबोर्ड में जाएंगे तो वहां मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बन रहा है वो बना के दिखाइए। सहा प्लस अयम। बहुत बढ़िया।
बाकी लोग लिख लें। बहुत बढ़िया, चलिए आपने नया, जी हाँ, आपने दीदी ने नया तरीका खोज लिया, उन्होंने चिन्ह एक नया बना दिया। क्या हो जाएगा? सोयम। क्या हो जाएगा? सोयम, है ना? सोयम अमात्यो, ऐसे करके श्लोक है महाभारत में, वहां पर ही आता है अग्र, है ना, सोयम। अब समझ में आया कि सोयम में जो सो है वो क्या है? वो एक्चुअल में विसर्ग है। अयम का मतलब होता है यह, सा का मतलब होता है वह जो यह कह रहा था, या वो जो यह था, इस प्रकार से सोयम, है ना, सोयम। आएगा समझ में? बड़ा अच्छी संधि है, सरल है। बस इसमें चूंकि बताना था कि कौन कौन सी संधियां होती हैं, है ना। पहले तो उत्तो होगा, है ना, उत्तो के बाद विसर्ग का ऊ हो गया, तो विसर्ग के बाद उसको गुण करेंगे, और गुण के बाद फिर इंगा पदांतादति यानी कि पूर्व रूप संधि करेंगे इस सूत्र से। तो इस प्रकार से तीन संधियां होती। चलिए अब आपको मैं और एक दो उदाहरण देता हूँ, आप लोग बनाइएगा, ठीक है, ताकि आपका अभ्यास बहुत अच्छे से हो। चलिए मैं देखता हूँ अगर मिलते हैं तो। हाँ, जैसे कि बनाइए जरा। तो हो सह, सॉरी क्षमा करें, सह प्लस अत्र, सह अत्र, और उदाहरण कहाँ गए भाई? हाँ, ये बनाइए, ये तो दे दिया था। शिवः, शिवः प्लस अपि, शिवः प्लस अपि। एक ये भी है। हाँ, अब ये ले लेते हैं ना अपन, चलिए ये वाला ले लेते हैं, आपके इससे एक बना लेते हैं। सुनीलः, सुनीलः, सुनील जी का नाम कल मैं दे रहा था, आज नहीं दे पाया था क्योंकि अकार था। क्या हो जाएगा? अवदत्त। सुनीलः अवदत्त, अवदत्त कहाँ बनेगा? अपठत, है ना, उसी तरह से अवदत्त बनाइए जरा। तीनों का बनाइए। सह प्लस अत्र, शिव प्लस अपि, सॉरी क्षमा करें, शिवः प्लस अपि, सुनीलः प्लस अवदत्त। बहुत बढ़िया, बनाते रहिए फिर आपको। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, चिन्नी भी लग गया, क्या बात है। बहुत बढ़िया दीदी जी, बहुत सुंदर। हाँ, आपका भी देख लें। बहुत बढ़िया, सबका सही है, बड़ी बड़ी प्रसन्न। यही कार्य आप थोड़ा सा गृह कार्य में कर लिया करें तो अच्छा लगेगा। क्या हो जाएगा? सो का सो, अत्र, श्रोत्र, ठीक है। इसको पढ़ेंगे ना, सोत्र पढ़ेंगे, ठीक है। शिवो प्लस अपि, शिवोपि, शिवोपि वंद्यः, शिव, शिव की भी वंदना करनी चाहिए। अपि अव्यय है, अपि मतलब भी। सुनीलः अवदत्, सुनील बोला, अवदत् सुनील ने बोला, तो क्या हो जाएगा? सुनीलो अवदत्, सुनीलो वदत्, इस प्रकार से सुनीलो वदत्, सुनील ने बोला, अवदत्, ठीक है जी। इंग्लिश का एस, अरे अच्छा, क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया। तो नई नई हमारे यहाँ वो होती जा रही है, क्या बोलते हैं, एक वो एक है ना, आवश्यकता ही नहीं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना। तो आवश्यकता जैसे हुई तो आपने उसको चिन्ह के रूप में प्रयोग कर लिया, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो श्रोत्र शिवोपी सुनीलो वदत, है ना। तो ये तो हो गई किसकी बात? ये तो हो गई किसकी? अकार की बात की, भैया बाद में आकार होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि बाद में इकार उकार या कुछ भी होगा, तो क्या करेंगे? एक प्रश्न है ना। हालांकि यहाँ उदाहरण नहीं दिया है, मैं देख रहा हूँ कहीं मिल जाता तो अच्छा। साहयम, साहयम तो बनेगा ही नहीं, तो ये नहीं, सोमितम नहीं, ठीक है, चल छोड़िए, वो नहीं मिल रहा है तो आएगा, मैं बाद में बताऊंगा ना, अभी कोई अलग अलग उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरा, इसी का दूसरा वर्जन, है ना, कि और कहाँ पर विसर्ग को ऊ होता है। बेसिकली देखिए, मैं छात्रों को ना ऊ की जगह ओत को पढ़ाता हूँ, क्योंकि
वो गुण तो होना ही होना है ना, क्योंकि आ के जब आ के बाद ऊ, क्योंकि देखिए ह्रस्व आ तो है ही ना वहां पे। वो क्या कह रहा है कि भाई विसर्ग का ऊ कब होगा, जब ह्रस्व आ पहले रहेगा। तो जब ह्रस्व आ पहले रहेगा तो सीधी सी बात है, जब विसर्ग का हम ऊ करेंगे तो वो ओ बेसिकली होगा, क्योंकि गुण तो सब जगह होना है। इसलिए मैं छात्रों को कह देता हूँ कि इसको तुम उत की जगह उत तो पढ़ लो, है ना। तो आप इसको भी इस प्रकार ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि गुण तो हर जगह होगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों से। हर्ष प्रत्याहार। हर्ष प्रत्याहार क्या है, जरा इसको सरलीकृत विधि से बताएं। मतलब आपको ये नहीं बताना कि कहाँ से कहाँ तक बनता है, आपको बस ये बताना है कि इसमें कहाँ से कौन कौन से वर्ण आते हैं। वर्ग का कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ग्यारह, अलावा, श, इनमें से कौन से वर्ण आते हैं हर्ष प्रत्याहार में। चाहे तो आप माहेश्वर सूत्रों को देख सकते हैं, लेकिन आपको बताना है। आपके पास 30 सेकंड का समय है, जो भी जल्दी बताएगा वो विजेता। ठीक नहीं, इतने नहीं आते हैं, और भी हर्ष प्रत्याहार बताना है। हर्ष प्रत्याहार, ठीक है। हाँ जी, कौन बताएगा। वेरी गुड। तीसरा, पांचवा, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, बहुत सुंदर। चलिए, प्रयास किया कम से कम, मैं जानबूझ के थोड़ा सा रुक गया था, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम। चलिए ठीक है, समय नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी कम से कम इतना तो करें कक्षा में। ठीक है, तो क्या कहते हैं वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और या, र, ल, वा। ठीक है। हाँ, हल हस प्रत्यार का है वरट, तो उसमें हा भी आ गया ना, तो या, र, ला, वा, हा। और साथ साथ भी आएंगे क्या, हाय वरट लण, या आ गया, याम गणनम। ठीक है, फिर झावाय घड़ दस, जाव गड़ दस, खाफाय जव गड़ दस। बस यहीं तक होगा। सा आएंगे क्या, उसमें नहीं आएंगे, है ना। अरे भाई, ये इसको क्या हो जा रहा है मेरे, ये ऑटोमेटिक एक दूसरा वाला है ना, से स्क्रीन फूट गया है, तो ये ऑटोमेटिक। हाँ, आ गया। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। जी, दाद है ना, जा क्या हश है ना, हश। जवगणदश, यानी कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और यह अलावा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपका ये बनता है। ठीक है। अरे भाई, चलिए, एक सेकंड रुकिएगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसको पता नहीं क्या ही समस्या हो गई है। हाँ, तो उदाहरण मैं आपको देता हूँ, देखिए उदाहरण है, मनः प्लस रथः। मनः प्लस रथः, ठीक है। आ गया। स्थिति क्या है, विसर्ग के पूर्व में ह्रस्व आहो। ठीक है। अरे भाई, क्यों दिक्कत कर रहे हैं, क्षमा करें, ये आज बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही हैं, पता नहीं इस भाई साहब को क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक चलने लगता है। इसका स्क्रीन चेंज कराना पड़ेगा दूसरे वाले।
ठीक है, तो विसर्ग के पूर्व में अगर ह्रस्व आ हो और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या रा ला वा हा इनमें से कोई सा भी वर्ण हो। देखिए, अगर शकार होगा तो वहां सत्व संधि हो जाएगी, इसलिए उसको छोड़ दिया। अगर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर होगा तो वहां क्या हो जाएगी, सत्व संधि हो जाएगी, इसलिए तो उनको छोड़ा है ना। अगर आप ध्यान से देखो, जो सत्व संधि थी उसमें क्या था कि भाई खर प्रत्याहार हो, तो खर प्रत्याहार को छोड़ दिया, हस प्रत्याहार को ले लिया, तो हस प्रत्याहार में जो जो बचा था वो सभी आ गया। ठीक है ना। तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और यर अलावा हा अगर ये सारे वर्ण हो तो जो विसर्ग है उसको क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। और ऊ होगा तो हमको पता है कि गुण भी होगा, तो विसर्ग के स्थान पर कर देंगे ऊ। ठीक है जी। अच्छा, और ना का जो ना और ऊ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, मनो हो जाएगा ना। ना को और ऊ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, मनो। रथा कहा, रथा क्या बन गया हमारा, मनोरथा। अगर आप ध्यान करें तो सबसे पहले मैंने आपको यही उदाहरण दिया, मनः प्लस रथा, मनोरथा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये मनोरथा बन गया। उसी तरह से चलिए दूसरा देख लेते हैं उदाहरण। ये रामः शब्द है, रामः प्लस नमति। ठीक है, रामः प्लस नमति। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं, विसर्ग के पूर्व में ह्रस्व आ हो, बिल्कुल है जी। विसर्ग के बाद में हस प्रत्याहार हो, हसीचा सूत्र है इसका, है ना। तो हसीचा का हस प्रत्याहार का है, पंचमाक्षर है, बिल्कुल है जी। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो तो नमति आ गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का ऊ हो जाएगा। और ऊ होने के कारण राम, क्योंकि देखो ह्रस्व आ होगा तभी ऊ होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आ से भिन्न स्वर है तो वहां रा कर देंगे। ठीक है, तो वैसी स्थिति में तो आ होगा तभी तो ऊ होगा, तो ऊ होगा तो मतलब वो तो हो गई, तो क्या हो जाएगा, मैं सीधा बना देता हूं, रामो। और नमति का नमति क्या हो जाएगा, रामो नमति। ये बन गया जी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये कौन सी संधि है, अरे भाई उत्तो संधि। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, आप लोग बनाइएगा ना। तो पूजा भाई क्या समस्या है, चल ये बनाइए पहले। मनहा, मैं उसी से मिलता जुलता देता हूँ, मनहा प्लस हरहा, मनहा प्लस हरहा। इसी तरह से शिवः, शिवः प्लस वन्द्यः, वन्द्यः। ठीक है, वंदना शब्द से, वन धातु से वंदना, वन्द्यः शब्द बनेगा। दूसरा दे रहा हूं, ये तो आपसे बनेगा, तपः प्लस धनः, तपः प्लस धनः। ठीक है जी। अरे रुक जा भैया, दूसरा एक यहाँ दे रहा हूँ इस तरफ। उदाहरण है, प्रथमः, प्रथमः प्लस अध्यायः, अध्यायः, प्रथमः प्लस अध्यायः। ठीक है जी, बनाइए जरा, इन चारों को बनाइए, तब तक मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूँ, ये पता नहीं इसको क्या बीमारी हो गई है। एक मिनट का टाइम दीजिए। क्या समस्या है भाई तुम्हारी? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया।
मैं इसको एक्चुअली लिखा देखना चाहूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा जी, कोई बात नहीं। जी कोई बात नहीं, धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही बताया। देखिए इसकी ना मैं किसी भी शास्त्रीय व्याख्या पे नहीं गया हूँ, किसी के भी ना। अगर आप लोग कहेंगे थोड़ी सी कर दूंगा, लेकिन विसर्ग संधि में थोड़ी शास्त्रीय व्याख्या ज्यादा ही शास्त्रीय है, ठीक है। इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें देखिए, अच्छा चलो थोड़ी सी बता देता हूँ, जब तक आप लोग करते भी जाए सुनते भी जाए। होता क्या है, देखिए विसर्ग जो है ना, ये हमेशा सा बनता है। हमेशा पहले क्या बनेगा, सा ही बनेगा पहले, हमेशा नियम से। उसके बाद नियम से ये रू बनेगा इस प्रकार से, अनुनासिक के साथ। तो उसके बाद ये जो रू भाई साहब हैं, ये रा बनेंगे, और फिर ये रा जो है ऊ बनता है, और उसके बाद ये जो, सॉरी, हाँ, रा जो है ऊ बनता है, और फिर विसर्ग है तो इसका लोप भी होता है। तो काम इतने चारों काम होते हैं, लेकिन होता ये है कि जैसे देखिए, इसको आप स्टेप बाय स्टेप सुनिए। 1 2, मतलब 2 वाला इसको लिख देते हैं, ये तो वही है, ये 3 और ये 4, ठीक है। काम यहीं से स्टार्ट होगा। काम हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, वन से। पहले सा ही करेंगे, सा किया, अच्छा भैया सा में तो हमारा काम नहीं चल रहा, क्योंकि शब्द अशुद्ध बन रहा है, असाधु शब्द का निर्माण हो रहा है, तो फिर रा कर लेते हैं। अच्छा रा में भी नहीं हो रहा है, तो भैया फिर ऊ कर। देखिए रा ही ऊ में परिवर्तित होता है, यानी सा जो है पहले रा में परिवर्तित होगा, रा जो है ऊ में परिवर्तित होगा, और अगर ऊ से भी काम नहीं चलेगा तो फिर विसर्ग का लोप करेंगे, तब जाके संधि कंप्लीट होती है, विसर्ग संधि। इसको, इसकी शास्त्रीय व्याख्या मैंने, मतलब इससे सरल शायद मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अपने मुंह से स्वयं की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सबसे सरल शास्त्रीय व्याख्या है मेरे अनुसार, कि विसर्ग का चारों काम होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए पहले में काम हो गया तो पहले ही लगा देते हैं, पहले में काम नहीं हुआ तो फिर दूसरे स्टेप पे जाते हैं, और दूसरे स्टेप में काम नहीं हुआ तो तीसरे में, और तीसरे में भी काम नहीं हुआ तो फिर चौथे में, और अगर चौथे में भी नहीं हुआ तो घूम के फिर वापस यहीं पे जाते हैं, ठीक है। तो ये चक्कर ऐसे घूमता रहता है। तो इस प्रकार की है विसर्ग संधि, ठीक है। तो जब तक साधु शब्द का निर्माण नहीं होगा तब तक इसको लगाते रहते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे उदाहरणों पे। आप सभी ने बिल्कुल सही सही बनाए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको बनाने के लिए। चलिए भाई साहब, यहाँ एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं सही है गलत। तो वही है, विसर्ग के पहले अकार है, बाद में हस प्रत्याहार है, बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा, आ के स्थान पर ऊ, सॉरी विसर्ग के स्थान पर ऊ, दोनों को गुण किया, गुण का ओ हो गया, और बन गया शब्द मनोहरा। शिवा वंद्या, वही स्थिति है, क्या हो जाएगा, शिवो वंद्या, शिवो वंद्या, अरे हाँ क्षमा, इस प्रकार से शिवो वंद्या, ये धा है ना, द्या, सॉरी। तपह धना, क्या हो जाएगा, तपोधन। तपोधन किसको कहा गया है, वाल्मीकि ऋषि को कहा गया है तपोधन। संभवतः उसमें एक आता है ना कि क्या है, वाल्मीको नाम तपोधन, ऐसे कर कुछ एक है रामायण में श्लोक। इसलिए कई लोग जो ये कहानी सुनाते हैं ना, ये वाल्मीकि जी डाकू थे, ये अशुद्ध कथा है ना, वो सिर्फ कथा मात्र है। वो तपोधन कहा है, तपह धना, जो तप के धनी है वो वाल्मीकि, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रथमाध्याय। तो अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, आप लोगों को प्रणाम करने का मन कर रहा है। बिल्कुल आपने, आप मेरे जाल में नहीं फंसे, धन्यवाद। तो यहाँ पर मैंने जानबूझ के उदाहरण दिया कि यहाँ पर भी देखिए ह्रस्व आ है, और बाद में भी ह्रस्व आ है, तो कौन सी संधि है, ऊपर वाली, मतलब ये है तो उत्तु संधि ही, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अवग्रह हो जाएगा, तो क्या बनेगा, प्रथमोध्याय। बहुत सुंदर, चलिए धन्यवाद, आप लोगों ने बिल्कुल सही किया। अब आप समझ गए कि मैं किस प्रकार से चालें फेंकता हूँ ना। चलिए, लेकिन अच्छी बात है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द बनेंगे, जैसे पुरहा हितः, क्या हो जाएगा, पुरोहितः। रजः गुणः, है ना, रजोगुण आपने सुना होगा ना, तो क्या बनता है, रजोगुण तमोगुण, है ना, ऐसे बनते हैं ना। तो क्या है, रजः शब्द है, रजः और प्लस है गुणः, तो क्या हो जाएगा जी, रज, और विसर्ग का होगा ऊ को होगा ओ, और चूंकि वर्ग का तीसरा अक्षर इसलिए हो जाएगा रजोगुण। रजगुण, रज का गुण, रजोगुण, ठीक है जी। इस प्रकार से मनः विज्ञान, है ना, मन का विज्ञान, मनः, है ना, मनश शब्द है ना, तो बनता है मनः, मनः मनसी मनांसी, प्रथमा विभक्ति वचन में बनता है,
और इसको करेंगे विज्ञान, तो क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान। अब आपको समझ में आया मनोविज्ञान कैसे बनता है? मन का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, इस प्रकार से। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमारी विसर्ग संधि, ये 3 प्रमुख संधियां हैं। अब विसर्ग का लोप कब होता है उसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा खतरनाक टाइप का काम है, ठीक है, मतलब खतरनाक इन द सेंस की एक्सेप्शन वाला केस। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, हाँ, कि मान लेते हैं कि विसर्ग के पूर्व में क्या है? ह्रस्व आ है, ठीक है जी, परंतु बाद में यहाँ पर ह्रस्व आ से भिन्न स्वर है। ठीक है जी, ह्रस्व आ से क्या है? भिन्न स्वर है। तब क्या होगा? समस्या हो गई। उसी तरह से देखिए, एक शब्द है अतः प्लस एव, तो यहाँ पर विसर्ग से पूर्व ह्रस्व आ है, लेकिन विसर्ग के उपरांत ह्रस्व आ से भिन्न स्वर है, तो क्या करेंगे? तो कहा कुछ मत करिए, जो विसर्ग है उसका लोप कर दीजिए, विसर्ग का लोप हो जाए, बस कितना सा काम। तो क्या रहेगा? यस प्लस इच्छा, क्या हो जाएगा? यश इच्छा। यहाँ पे विसर्ग का, सॉरी अब प्लस नहीं आएगा, यश इच्छा, इस प्रकार से बन जाएगा। उसी तरह से अत प्लस एव, तो अतः प्लस था, विसर्ग का लोप कर दिया तो क्या हो जाएगा? अतएव। अतएव मैं ऐसा कह रहा हूं, यहाँ गुण नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नहीं तो आता है ना कि भैया देखो गुरुजी यहाँ तो आ है और यहाँ पर तो ई है, तो इस हिसाब से तो ए हो जाना चाहिए ना, जैसे गण प्लस ईश, गणेश। लेकिन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भैया देखो यहाँ विसर्ग है जो है ना, उसका लोप मात्र हुआ है। लोप का मतलब होता है अदर्शन। अदर्शन मतलब वो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो वहां पर विद्यमान है, इसलिए संधि नहीं होगी। क्योंकि प्रश्न आता है ये, जैसे अतएव, तो यहाँ पर तो भैया अत है और बाद में यहाँ पर तो ए है, तो इस हिसाब से तो संधि कर देना चाहिए। कौन सी संधि होगी? यहाँ पूर्व रूप होगा, क्योंकि आ के बाद अगर पूर्व रूप होगा कि नहीं, वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, क्षमा करें, वृद्धि संधि होना चाहिए कि आ के बाद अगर ए है तो आई हो जाना चाहिए, अतएव हो जाना चाहिए, वो इस प्रकार से शब्द बन जाना चाहिए, अतएव, है ना। लेकिन नहीं, क्यों नहीं होगा? ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया विसर्ग यहाँ पर लोप हुआ है। लोप का मतलब है अदर्शनम, अदर्शनम लोपः, केवल अदर्शन है, वो वहां पर विद्यमान है लेकिन हमारी दृष्टि में नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि ईश्वर, उसका हम उसका दर्शन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो अदर्शन है, हमारे अंदर ये विकार छिपे हुए, इसलिए उनका आदर्शन हो गया है। तो दर्शन कब होगा? जब अंदर के विकारों को निकालेंगे, है ना। ये सब, इन सबको समझेंगे। देखिए व्याकरण से हम उसको भी समझ सकते हैं, है ना। तो मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो अगर विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो परंतु बाद में अन्य कोई स्वर हो, आ से भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, और भी कई जगह पे। अब मान लीजिए अवसान वाला तो छोड़ देते हैं, ठीक है, अब मैं आपको और दिखाने का प्रयास करता हूँ, फिर आपको विशिष्ट उदाहरण दूंगा। ठीक है, कहाँ गया भाई? एक जगह और लोप होता है, एक मिनट रुकिएगा ना, मैं एक और निकालता हूँ। कहाँ गया? ये रहा, ये आगे पीछे भाग रहे थे भाई साहब। हाँ ठीक है, चल ये वाला उदाहरण है ना, ये तो समझ गए आप कि अगर आ से भिन्न स्वर होगा तो विसर्ग का लोप होगा। थोड़ा सा इस इतना मोटा कर लेता हूँ, नहीं ज्यादा ही छोटा हो गया। हाँ चलिए, अब आएगा। अब क्या कह रहे हैं? देखिए, इसका एक सूत्र रोरी क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए विसर्ग के उपरांत बालकाः, ठीक है, विसर्ग के उपरांत क्या हो? रावर्ण हो, या रालावा। हस प्रत्याहार में क्या रा आता है? एक बार जरा देखिएगा, एक बार देख लीजिए, मुझे चेक करना पड़ेगा। हस प्रत्याहार में हाँ आता है, ठीक है, हाँ आता है, ठीक है। तो ये रलोप जो है ना, ये विशिष्ट है, इसको ध्यान रखिएगा ना। ये विशेष उदाहरण मैं बता रहा हूँ रलोप संधि का। अगर विसर्ग के उपरांत क्या हो? रवर्ण हो, क्या हो? रवर्ण हो, जैसे बालकाः रमन्ते, इस प्रकार से। रमन्ते, रम धातु से रमन्ते बनेगा। तो अगर ध्यान रखिएगा, विसर्ग के उपरांत पहले क्या है, हमसे उसके उससे मतलब नहीं हमको,
पहले नहीं देखना है, ये विशेष संधि है ना, रलोप संधि इसको कहते हैं। अगर विसर्ग के उपरांत रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है लोप, वो कारण बताता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया 4 प्रोसेस होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। विसर्ग का सा बनेगा, सा का बनेगा रा, है ना, रू को छोड़ के सीधा रा बना देता हूँ, और ऊ होगा, और बाद में विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो सबसे पहले सा किया, अच्छा शब्द नहीं बन रहा भैया, रा किया, अरे ये रा भाई साहब, जैसे ही हमने रा बनाया, क्योंकि आ से भिन्न स्वर है ना, देखिए ये दीर्घ आ है तो वहां भी रा होगा, है ना, तो रा, अरे ये रा से रा मिल गया, तो रा ने कहा कि भैया चलो हम दोनों मिलके आपस में एक हो जाते हैं। ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। तो क्या होगा, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर विसर्ग के उपरांत अगर रकार है, रवर्ण है, ये है ना, रा है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग हट जाता है। तो क्या होगा, विसर्ग का लोप करेंगे तो बालका का रहेगा बालका, और रमनते का रहेगा रमनते। क्या हो जाएगा, बालका रमनते। बस इस प्रकार से बोलना है। ठीक है जी, अगर रा रहेगा तो। ठीक है, चलिए उसी तरह से दूसरा उदाहरण एक देख लेते हैं। 2-3 उदाहरण है, अभी है मेरे पास और नहीं मिल रहे हैं। गौहु रंभन्ते, रंभन्ते नहीं, रंभते, एक मिनट दो, रंभते होगा क्योंकि एक वचन है ना, रंभन्ते नहीं होगा, एक वचन है, रभते होगा। रभते, रंभते, रंभते रम्हाना, गौ का रम्हाना, गौ की ध्वनि, गौहु रभन्ते, रभते। तो विसर्ग है, विसर्ग के पूर्व में कुछ भी हो हमको मतलब नहीं, विसर्ग के बाद देखना है। अरे भैया रकार भैया आ गए हैं, तो जैसे ही रकार होंगे तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गौहु रंभते, गौहु रंभते, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है जी, बालका रंभते, गौ रंभते। ठीक है, तो इस प्रकार से भी विसर्ग का लोप होता है। तो किस किस स्थिति में लोप होगा, यदि विसर्ग के पूर्व में ह्रस्व आकार है और बाद में आ से भिन्न कोई स्वर है। केवल ध्यान रखिएगा, ह्रस्व आकार होगा तभी लोप होगा, बाकी दूसरी चीजें होंगी तो क्या हो जाएगा, अगर दूसरा स्वर होगा इसके पहले तो रा हो जाएगा, और अगर बाद में खर प्रत्याहार है तो वहां विसर्ग का सा हो जाएगा। ठीक है जी, इस प्रकार से विसर्ग का ये लोप होता है। चलिए आगे, अब एक विशेष सूत्र है, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि कई लोग इसमें गलती करते हैं। ठीक है, इसको कैसे समझाऊंगा आपको मैं, एक मिनट का टाइम दीजिए। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, ये सूत्र थोड़ा अलग है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। हरि रमते, ठीक है, इसी का क्या बोलते हैं, प्रतिपूर्ति या प्रतिपूर्तक, क्या बोलते हैं उसको, प्रतिपूर्ति करने वाला सूत्र है ना, इसी के साथ लोप संधि का। क्या है, विसर्ग के पूर्व देख लिया हमने, विसर्ग के बाद देखा अरे ये तो रा है, तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो रूप क्या बनेगा हमारा, हरि रमते। ठीक है, हरि रमते। लेकिन क्या कह रहे हैं कि भैया चलो छोड़ो, इसको छोड़ दो आप लोग क्योंकि इसमें और ज्यादा एक्सप्लेनेशन है। चलो या फिर ऐसे कैसे बताऊं आपको मैं, ये समझ में नहीं क्योंकि मुझे रा बना के दिखाना पड़ेगा ना आपको पहले। ठीक है, उधर से ही शुरू करते हैं, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर जाए, क्योंकि इस सूत्र को ना शास्त्रीय व्याख्या से ही इसका सूत्र है, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। इसको समझिएगा, क्या होगा, हमने विसर्ग के पहले देखा आ से भिन्न स्वर है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा। ठीक है जी, तो हमारी स्थिति क्या बनेगी, हरि र रमते। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रा है, क्योंकि बाद में रा है तो रा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यानी हम कर तो रहे हैं विसर्ग का लोप, लेकिन बेसिकली किसका लोप हो रहा है, रा का। तो स्थिति क्या बन जाएगी, हरि रमते। अब जो अगला सूत्र है वो यही कह रहा है कि भैया देखो, जहां पर रा, ये जो रा है, एक सेकंड, रा अथवा ढ,
इन दो वर्णों का लोप हुआ हो, वहां पर जो पहले पद का अंतिम स्वर है, जो पहले पद का पूर्ववर्ती अण, अण मतलब होता है आ ई उ, है ना, पूर्ववर्ती जो आ ई उ है, इनको दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पे आ है, ई है, उ है, तीनों है ना। आ अगर आ ह्रस्व होगा तो उसको दीर्घ हो जाएगा, अगर ह्रस्व ई है तो उसको दीर्घ हो जाएगा, और अगर ह्रस्व उ है तो उसको भी दीर्घ हो जाएगा। तो हरि का जो हरि, हरि में जो ई है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो बनेगा हरि, और रमते का रमते, सही रूप क्या बनेगा, हरि रमते। ठीक है, इसका उदाहरण मैं आपको जो आप लोग जानते हैं उससे देता हूं। ठीक है, शब्द है निहि प्लस रोगा। ठीक है जी, नी प्लस रोगा क्या है, विसर्ग के पूर्व में आ से भिन्न स्वर है, क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा रा, क्या स्थिति बनेगी, निर रोग। अच्छा, अब ये जो विसर्ग को हमने रा बनाया, बाद में उसने रा देखा, और रा देखा तो क्या हो गया, तुमने कहा भैया हमारा लोप कर दो, लोप हो गए। तो यहाँ पर जो नी था इसमें विसर्ग क्या हुआ है, लोप हुआ है। इसीलिए जो पूर्ववर्ती अण है, अण मतलब आ ई उ, उसको दीर्घ हो जाएगा। तो नी का जो ह्रस्व ई है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। इसलिए नी का हो जाएगा नी, और रोग का रहेगा रोग, क्या हो जाएगा, नी रोग। इस प्रकार से शब्द बने। ठीक है, ये थोड़ी कठिन संधि है, इसको अगर आप ना भी करें तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें और भी अलग अलग, जैसे अंतरराष्ट्रीय, तो अंतरराष्ट्रीय बनता है शब्द। ठीक है, चलिए खैर उसको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये रलोप संधि है। ठीक है, अब आते हैं रलोप। रलोप मतलब विसर्ग का लोप, इसको रलोप कहते हैं। बेसिकली होता ये है कि विसर्ग को पहले रा बनाते हैं और रा को फिर लोप करते हैं, रलोप संधि कहते हैं। हाँ, निरोग, निरोग है ना, नी प्लस रोग, निरोग हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, जो ह्रस्व ई है उसका दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं विशिष्ट उदाहरण पर, है ना। विशिष्ट उदाहरण मैंने जानबूझ के इस टाइम पे नहीं बताया था, आप बता रहा हूँ। देखिए क्या है, आप लोग जरा बना, इसको बना के बताइएगा ना। नी प्लस कंटक, आपने जो अभी तक पढ़ा है उसका टेस्ट एक प्रकार से समझे। बनाइए क्या बनेगा, नी प्लस कंटक। मात्रा बढ़िया लिखते हो, हाँ वो उसी के कारण होगी, दीर्घ, दीर्घ होना, इस सूत्र के कारण दीर्घ हो जाता है, अण को दीर्घ हो जाता है, इसलिए दीर्घ हो गई। हाँ, निष्कंटक तो आएगा, लेकिन कौन सा वाला सा लगेगा ये प्रश्न है ना। क्योंकि देखिए, चलिए बहुत सुंदर, देखो निष्कंटक तो होगा, क्योंकि क्या, विसर्ग के पहले हमने देखा, विसर्ग के बाद में देखा, अरे ये तो क्या है, वर्ग का पहला अक्षर है, तो यहाँ संधि कौन सी लगेगी, सत्व संधि, क्या होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रश्न ये आता है कि सा कौन सा वाला लगाएं, ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं। ठीक है, हाँ, अब दूसरा वाला लगेगा कि पहला वाला कि तीसरा वाला, है ना, ये एक समस्या है। क्यों, अब देखिए इसको अच्छे से समझिएगा, फिर आपको मैं थोड़े कठिन प्रश्न करने वाला हूँ। ठीक है, फिर अब हम थोड़ा डीप जाएंगे, क्योंकि ये विशिष्ट उदाहरण है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। तो देखो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला सा किस वर्ग के साथ लगता है, चवर्ग के साथ। ये वाला सा किस वर्ग के साथ लगता है, टवर्ग के साथ। ये वाला सा किसके साथ लगता है, तवर्ग के साथ। और सा में भी वही स्थिति, अगर बाद में सा हो तो सा रहेगा, या विसर्ग का विसर्ग रहेगा। ये वाला सा हो तो सा रहेगा, और ये वाला सा हो। अब ये जो का है, या चलो एक और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, ये प्रश्न का समाधान जरूरी है।
उदाहरण है चतुः, चतुः प्लस पदः, ठीक है, चतुः प्लस पदः, जिसके 4 पैर हैं, चतुः पदः। तो यहाँ पर विसर्ग के पहले देखा उ है, लेकिन विसर्ग के बाद में अरे ये तो वर्ग का पहला अक्षर है, तो यहाँ आपको संधि कौन सी होगी? सप्त संधि, क्योंकि खर प्रत्याहार है ना, खर मतलब वर्ग का पहला दूसरा श श श श हा, सॉरी श श श श। तो अब यहाँ पर समस्या ये आती है, ये बड़ा प्रश्न उठता है कि यहाँ कौन सा वाला सा करेंगे इन तीनों में से। ठीक है, अब आपसे वोटिंग लेता हूं मैं, ठीक है, जरा आप लोग वोटिंग करके बताइएगा कौन सा सा होना चाहिए। ठीक है, मैं क्रम से लिख, अरे भाई ये क्यों मिट गया? इन दोनों, क्योंकि देखो एक कवर्ग बचा था, एक पवर्ग बचा था, ये दो ही बचे थे, तो यहाँ कवर्ग आ गया, यहाँ पवर्ग आ गया। संधि कौन सी करना है? सत्व संधि करना है। यहाँ भी मैं सा लिखता हूँ, तो आपको बताना है कि तीनों में से कौन सा सा होगा, और सबसे जरूरी प्रश्न है क्यों। ठीक है, पहला सकार ये वाला होगा, दूसरा सकार ये मूर्धन्य, सॉरी तालव्य, और तीसरा है मूर्धन्य। कौन सा सकार होना चाहिए और सबसे जरूरी है क्यों होना चाहिए। ठीक है जी, थोड़ा कठिन प्रश्न है, सोचें विचार करें। तो ये बच गया है अपना, है ना? क्योंकि चवर्ग होगा तो ये कर देंगे, टवर्ग होगा तो ये कर देंगे, तवर्ग होगा तो ये कर देंगे, लेकिन तवर्ग पवर्ग में क्या करेंगे भाई? मूर्धा शाह होना होगा, बट पता नहीं क्यों। ठीक है जी, ओके। क्यों, क्यों पता? अच्छा चलिए, आप में से कितनों को पता है आभ्यंतर प्रयत्न? बाह्य प्रयत्न तो सबको पता है, आभ्यंतर प्रयत्न किस 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 को पता है किसी को याद? ठीक है, मैं खोलने का प्रयास करता हूँ। वहां से देखिए, मैं भी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा था, अभी ट्रेनिंग में गया था, तो एक मित्र ने पूछा, हालांकि मैंने वहां पर खोजने का प्रयास किया, लेकिन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलो, ये आपका उत्तर सही है कि तीसरा होगा, लेकिन क्यों होगा इसका उत्तर खोजेंगे। तो मैंने प्रयास किया था यहाँ से उत्तर देने का, लेकिन अब देखते हैं। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी, आभ्यंतर प्रयत्नों पे चलते हैं। कि यहाँ पे ये मूर्धन्य शकार ही क्यों होगा? ठीक है, तो भाई साहब कहाँ गया? एम अप्रिय, ये तो आगे आ गया था। अरे संधि, अरे नहीं, अरे संधि यही है हमारी विसर्ग की संधि जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो यवा यावहा यथा संख्यम, नहीं ये तो अच संधि है। हाँ ये आ गया, ठीक है जी, ये है आपका 4 का आभ्यंतर प्रयत्न, ये है। ठीक है, चलिए, किस किस का देखना है? अरे यार वो वाला एक मिनट लेके आने दीजिए मुझे, एक सेकंड, ये वाला लेके आता हूँ ना, उसके बिना काम नहीं बनेगा। खुल जाओ, समझने का मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ, मतलब क्योंकि मैंने कहा था हम साथ में सीखेंगे। ठीक है जी, ये आ गया। ठीक है, चलिए देखिए, कवर्ग है, और ये कहाँ गया? पवर्ग, पवर्ग कहाँ चला गया? ये पा भी लिखा है ना, पा फा का खा, है ना, क्योंकि वर्ग का 2 अक्षर लेना है। इनका देखिए आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, ये अल्प प्राण है और महाप्राण है, विवार श्वास अघोष। ठीक है, ये तीन इतनी चीजें हैं। अब देखिए शकार, ये वाला, ये महाप्राण है, विवार है, श्वास है, अघोष है। समस्या हो गई भाई, तीनों ही मिल रहे हैं, तो ये वाला सा क्यों होगा? मतलब इसका उत्तर मेरे पास स्वयं नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको सही बताऊं तो, कि अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये उत्तर देने का प्रयास किया जाता है कि भाई ये जो शा 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 क्यों, ये देखो हम क्या करते हैं, पहले हम मिलाते हैं किसको? सामान्य उच्चारण को, बाह्य प्रयत्नों को, कि भाई कौन सा है, इचु ऐसा नाम तालु है कि मूर्धा है कि ये है, उस हिसाब से संधि करते हैं। और वहां नहीं मिलता तो फिर आभ्यंतर प्रयत्नों में जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, का खा पा फा, ये सभी क्या है? विवार है, श्वास है, अघोष, ये भी है विवार श्वास अघोष। ये महाप्राण है, ये भी महाप्राण है, लेकिन ये तीनों सा भी तो वही हैं। ये वाला सा भी महाप्राण है, शा भी महाप्राण है, और शा भी महाप्राण है, विवार भी है, श्वास भी है, अघोष भी है।
तो ऐसी स्थिति में सा ही क्यों होना चाहिए? ये एक बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिला। यही दिखाने के लिए आपको आया था, ठीक है। तो अब आपको पता, देखिए होता क्या है, होता तो तीसरा सा ही है, अगर पा रहे, पवर्ग रहे, चाहे कवर्ग रहे, यानी। लेकिन अब आप कहीं से आपको मिलता है तो मुझे उत्तर जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी इसका उत्तर खोज रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। आभ्यंतर प्रयत्नों को भी हमने मिलाया, वहां तो सब एक जैसा ही है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये एक विशिष्ट रूप से आप समझ लीजिए, या इसको रट लीजिए, क्या होगा, निष्कंटक। निष्कंटक बनेगा। उसी पर एक प्रकार से क्या बनेगा, चतुष्पद। चतुष्पद इस प्रकार, ठीक है जी। अगर सत्व संधि, जब सत्व संधि करेंगे तो वर्ग का अगर पहला दूसरा, यानी कवर्ग का पहला दूसरा अगर रहेगा, तो वहां पर सत्व संधि में तीसरा सकार यानी मूर्धन्य शकार होगा। कवर्ग का कोई सा नहीं है, इसलिए टा के वर्ग वाला यूज करेंगे। हाँ तो क्यों करेंगे, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, गुड पॉइंट, एक बार देख लेता हूँ फिर से। टवर्ग का क्यों यूज कर रहे हैं, टवर्ग को देखिए जरा कहाँ लिखा है, टा ठा। लेकिन वर्ग का यही तो लेना है, केवल पहला दूसरा। टाठा तो यहाँ भी है। आभ्यंतर प्रयत्नों को भी अगर देखें तो यही है, बाह्य प्रयत्न ये है, आभ्यंतर प्रयत्न ये स्पर्श है, ये ऊष्म है। ऐसा क्यों, मतलब अगर कहीं उत्तर मिलता है किसी विद्वान से, आपके संपर्क में कोई हो तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं अभी गुरुजी से संपर्क में तो हूँ, लेकिन अब बातचीत कम होती है, वो भी व्यस्त रहते हैं, मैं भी व्यस्त रहता हूँ। लेकिन मैंने उनको व्हाट्सअप किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने उत्तर नहीं दिया है, तो मुझे लग रहा है संभवतः व्यस्त हैं बहुत ज्यादा, और मैं फोन करता नहीं हूँ, ठीक है, इच्छुत्व के कारण। नहीं नहीं नहीं, इष्टुत्व में तो देखिए पहले चवर्ग होना चाहिए, बाद में तवर्ग होना चाहिए, तो वहां इष्टुत्व होना चाहिए। सा अगर ये वाला हो रहा है तो ये तो न टवर्ग है न चवर्ग है, कैसे, ठीक है ना, ये एक प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। खैर चलिए, लेकिन आप लोगों के ज्ञान के लिए ध्यान रखिएगा, अगर कवर्ग का यानी खट प्रत्याहार में केवल का और खा होगा, और पवर्ग में पा और पा होगा, तो अगर ये दोनों वर्ण रहे, तो जो विसर्ग के जब सत्व करेंगे तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला सा होगा, ठीक है। इसको ध्यान से, इसके एक दो उदाहरण और मैं दे देता हूं, अगर मिलते हैं तो। आ गया भाई, आ जाओ, हाँ चलिए। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, आपके काम आएंगे, जैसे कि निहि प्लस फलहा, नी प्लस फलम, या ऐसे फलहा कुछ भी बना ले, क्या हो जाएगा, विसर्ग के पूर्व में हमने देखा ई है, लेकिन बाद में देखा वर्ग का पहला अक्षर है, क्षमा करें दूसरा अक्षर है, तो क्या हो जाएगा, निष्फलम। क्या हो जाएगा, निष्फलम, इस प्रकार से, ठीक है, निष्फलम। ओके। उसी तरह से देखिए, हम एक शब्द बनाते हैं दुहु, है ना, ये दू कहाँ से आ गया, दुष्ट का है ना, क्योंकि दुष्ट बनेगा ना, दुष्ट दुर, दू प्लस कर या कर्णम, है ना, दुष्कर ना, एक होता है ना दुष्कर, तो उस तरह से क्या हो जाएगा, दू का रहेगा दू, विसर्ग कर देंगे शा, का है इसलिए क्या कर देंगे, मूर्धन्य शा बन जाएगा दुष्कर्णम। बड़ा कठिन कार्य है ना। उस प्रकार से, उसी प्रकार से देखें, मान लीजिए उदाहरण है निहि, नी प्लस पा पहा, तो क्या हो जाएगा, नी के विसर्ग के पूर्व में शाह देखा, लेकिन यहाँ बाद में वर्ग का पहला अक्षर है, इसलिए इसके स्थान पर करेंगे शाह, बन जाएगा निष्पापः। इस प्रकार से आपका ये बन जाता है, ठीक है जी। तो आज का हम अपना यही होमवर्क है कि ये वाला सा क्यों होता है, ठीक है। अगर किसी को मिलता है, किसी विद्वान के पास ही उसका उत्तर मिलेगा, है ना। तो अगर आपके संपर्क में कोई हो सोशल मीडिया पे तो जरूर पूछिएगा, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, और किसी का कोई विशेष प्रश्न है तो नहीं, अन्यथा कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, और हमारी विसर्ग संधि भी यहीं पर समाप्त होती है। अब कल की जो कक्षा है उस थोड़ी विशिष्ट कक्षा रहेगी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक सामग्री जुटा सकूं। तो कल हम संस्कृत में समय, समय देखना, और संख्या, ये दोनों चीजें सीखेंगे, ठीक है, समय और संख्या। फिर आपको आगे वाच्य भी पढ़ाने हैं तो वो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दोनों आवश्यक हैं, कि जल्दी अगर हो जाएंगे तो फिर हम वाच्यों को भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उनका उनका मतलब परिचय तो जान ही लेंगे। तो इस प्रकार से समय और संख्या कल पढ़ेंगे। तो कल आप लोग पुनः इसी समय पर जुड़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जी।
नहीं, बाकी नहीं, जैसे टवर्ग होगा तो टवर्ग में लगेगा सा, मूर्धन्य सा। लेकिन अगर टवर्ग होगा तो वहां दंत्य सा ही लग जाएगा, और चवर्ग होगा तो वहां तालव्य सा लग जाएगा, क्योंकि वो अभी लिखा ना, स्तुत हो जाएगी संधि। जैसे हमने उदाहरण देखा था ना पहले, जैसे रामस्तीकते धनुष टंकारा, इस प्रकार से जो थे, वहां तो वो जैसे निश्चिंता, तो वहां पे च वर्ग के कारण सा हो गया। लेकिन यहाँ पे सा क्यों होता है ये नहीं पता, मुझे अभी भी नहीं पता। चलिए, मैंने मतलब हो सकता है गुरुजी ने बताया हो, क्लास क्लास स्किप कर दी हो, या उस समय ऐसा प्रश्न नहीं आया था। लेकिन ये प्रश्न न मेरे को प्रशिक्षण में एक मेरे भ्राता हैं, मतलब सहपाठी शिक्षक है, उन्होंने पूछा। तो उस समय मैंने उनको ये तो कह दिया कि गुरुजी आप जो है इसको आभ्यंतर प्रयत्नों में देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगा, क्योंकि हो सकता है आभ्यंतर प्रयत्नों के साथ साम्यता हो। और जब मैंने घर आके चेक किया तो मुझे लगा यार ये तो गलत बता दिया मैंने, तो मैंने तुरंत उनको मैसेज किया कि ये तो गलत है। यहाँ तो दोनों जो हैं वो कहते हैं कि वो कहते हैं सर मैंने चेक ही नहीं किया, तो वो आपने बोला इसलिए मैंने मान लिया। मैंने कहा ऐसा मत किया करें, अगर कोई विद्वान भी बोले तब भी मत माने, और मैं तो इतना बड़ा विद्वान भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। इसलिए मैं भी आप लोगों को, अब चूंकि मैं भी आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैंने जो सत्य है बता दिया। आप एक गुरु का यही कर्म होता है कि छात्रों को जो सत्य है वो सही सत्य सत्य बता दे। ठीक है, चलिए सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल पुनः इसी समय पे हम जुड़ेंगे, और जैसा कि मैंने बताया समय और संख्या पढ़ेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि कोई विशिष्ट सामग्री आप लोगों को उपलब्ध कराऊं, अगर नहीं उपलब्ध होती है तो फिर हम सामान्य रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। शांति पाठ के साथ समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को धन्यवाद। हर हर महादेव, नमस्कार।